नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सल्तनत काल के विषय में। सल्तनत काल से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और उनके कार्यकाल। तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है गुलाम वंश। इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य था। फिर गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में था। इसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के मध्य शासनकाल रहा और सल्तनत काल का सबसे लंबा जो वंश शासनकाल रहा वो तुगलक वंश का ही रहा। इसके बाद आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य में जिसका शासनकाल रहा। फिर आया लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य में शासनकाल रहा। अब हम एक एक वंशों को पढ़ेंगे और उनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के अंतर्गत जो शासक हुए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हुआ आराम शाह, फिर हुआ इल्तुतमिश, उसके बाद गद्दी पे बैठा रुकनुद्दीन फ़िरोज़, फिर बैठी रज़िया बेगम, उसके बाद बैठा मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर बैठा अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, फिर बैठा बलबन और उसके बाद अंत में गुलाम वंश का शासक बैठा कैकुबाद एवं उसके बाद अंत में बैठा क्यूमर्स। ठीक है, तो ये गुलाम वंश के शासक थे। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं गुलाम वंश से संबंधित। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़ लेते हैं। ये 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तुगरिल को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले क्या था, शासक बनने से पहले दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी हुई थी यलदौज की बेटी के साथ। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई। लाख बख्श, लाखों में दान करने वाले के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। दिल्ली में कुतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। कुतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। ठीक है, तो राज्य को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन कुबाचा के साथ की। इसके बाद देखते कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में 1208 में मान्यता मिली। गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र एवं राजकीय पताका, सिंहासन और नक्कारा भेंट की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी को भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपाहसालार की हैसियत से पद पर कार्य किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा और दानशीलता और उदारता के कारण भी दी गई। ठीक है, हातिम द्वितीय इसको कहा जाता था। तो इसको हातिम द्वितीय क्यों कहा जाता था? क्योंकि दानशील व्यक्ति था और उदार व्यक्ति था। हसन निज़ामी और फ़क़-ए-मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई थी। तो जो कुतुब मीनार है वो किसकी स्मृति में बनी है? वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? ये बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भी किया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में दफन किया गया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, तो सल्तनत काल में जो राजकीय काम होते थे फारसी भाषा में होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? आराम शाह। आराम शाह ने सिर्फ 8 महीने तक सिंहासन पर रहा और उसके बाद आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने की। ठीक है,
इसके बाद हम इल्तुतमिश को देख लेते हैं। इल्तुतमिश के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले हम शासनकाल देख लेते हैं इसका। ये 1211 से 1236 ईस्वी के मध्य में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पर था, ठीक है। तो बदायूं का सूबेदार था सुल्तान बनने से पहले। 40 सरदारों का जो दल था उसका गठन किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। अभी ये जो पॉइंट है ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इनसे पूछा जाता है कि 40 दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 40 दल को तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। 40 दल यानी 40 विश्वासी गुलाम सारों का एक गुट था। प्रारंभ में इल्तुतमिश को यलदौज और कुबाचा से सामना करना पड़ा। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यलदौज को तराइन के मैदान में पराजित कर दिया। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्का जो था वो इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका, ये इंपॉर्टेंट है, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है। तो चांदी का टका किसने चलाया था और तांबे का जीतल ये इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। इसके बाद देखते हैं एकता व्यवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। फिर उसके बाद उसकी राजधानी जो थी, इसने लाहौर से दिल्ली, इल्तुतमिश ने राजधानी को स्थानांतरित किया। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय भी किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद भी बनवाई थी। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता जो था चंगेज़ खां था। चंगेज़ खां ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में ही आक्रमण किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंगेज़ खां ने, जो कि मंगोल नेता था, उसने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था 1221 ईस्वी में, ठीक है। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत का इल्तुतमिश ने बचाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज अमीरों जो 1236 में जो अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था। हालांकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को बनाया था, लेकिन जो उस वक्त के अमीर लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, जो दरबार के लोग थे, उन्होंने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को उत्तराधिकारी स्वीकार किया। रुकनुद्दीन फिरोज के शासन की बागडोर जो थी उसकी माँ थी शाह तुर्कान के हाथ में थी। शाह तुर्कान के अत्याचारों का परिणाम हुआ कि चारों तरफ विद्रोह फूट पड़े और रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा और उसके बाद रजिया गद्दी पर बैठी। इल्तुतमिश से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य किए, अक्सर परीक्षाओं में इनसे पूछा जाता है। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जिसमें चांदी का टका और तांबे का जीतल आता है। एकता प्रणाली की जो चलाई थी वो भी इल्तुतमिश ने चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन बनाया, जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था, ये भी इल्तुतमिश ने ही चलाया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। फिर रजिया के विषय में पढ़ लेते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद बैठी गद्दी पर रजिया। 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य में इसने शासन किया। रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह ही चोगा यानी काबा और कूल्हा यानी टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। रजिया ने याकूत को आमीर ए आखूर यानी घोड़ों के सरदार का दल का नियुक्त किया। रजिया ने अल्तुनिया को तबर हिंद भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर जो थे वो विरुद्ध हो गए रजिया के और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही और उसके बाद रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक जो थी वो कौन थी? रजिया थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह जो कि रजिया के बाद गद्दी पर बैठा। 1240 से 1242 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा। रजिया को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नायब ए मामलिकात नए पद का गठन किया गया। प्रथम नायब जो था वो ऐतगीन को नियुक्त किया गया।
तो प्रथम नायब नियुक्त हुआ एतगीन। बहराम शाह की हत्या दिल्ली के तुर्क सरदारों ने ही कर दी, ठीक है, तो ये जो शासक था इसको दिल्ली के ही तुर्क सरदारों ने मार दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन मसूद शाह बना। मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर ए हाजिब बनाया, ठीक है, अमीर ए हाजिब बनाया। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना था। इसके बाद हम देखते हैं नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1246 से 1265 ईस्वी के मध्य में शासक रहा बना, जो कि 1246 में बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। तो अब देखिए, तो बलबन बड़ा महत्वपूर्ण होने लगा था इस शासनकाल में। बलबन जो कि बाद में शासक बना, उसने अपनी कैसे शक्तियां जो थी वो संकेंद्रित की, इसको देखेंगे। नसरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति जो थी वो बलबन को सौंप दी, ठीक है। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि धारण की। तो ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि उलूग खां की उपाधि किसको मिली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बलबन को मिली थी। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी जो थी सुल्तान नसरुद्दीन से की। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था, मतलब खुद ही अपनी आजीविका के लिए खुद काम करता था। उसमें काम वो क्या करता था, टोपी को सिलता था। 1249 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता करके बलबन ने पंजाब में शांति स्थापित की। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकाते नासरी में नसरुद्दीन को समर्पित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तबकाते नसरी किसकी रचना है, मिन्हाजुद्दीन सिराज की है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। तो अब हम देखते हैं गुलाम वंश का जो महत्वपूर्ण शासक एक था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो इसके विषय में देखते हैं 1265 से 1287 तक ये गद्दी पर बैठा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। गयासुद्दीन बलबन इलबरी जाति का था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। रज़िया के शासनकाल में बलबन जो था वो अमीर शिकार के पद पर नियुक्त था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 दल के बलबन ने समाप्त किया। तो हमने जैसे अभी पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में, जब पढ़ रहे तो हमने देखा था 40 दल सरदारों का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। फिर इस 40 दल के सरदारों का जो है समाप्त किसने किया, आपको ध्यान रखना है, बलबन ने किया था, ठीक है। तुर्काने चहलगानी का विनाश किसने किया था, बलबन ने। यही 40 सरदारों का जो गुट था इसको कहते थे तुर्काने चहलगानी। फिर उसके बाद बंगाल की राजधानी लखनौती को बलबन के समय विद्रोहों का नगर कहा जाता था। बंगाल के विद्रोही सरदार जो थे तुगरेल खां को मलिक मुकद्दीर ने पकड़ा। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन गयासुद्दीन बलबन ने किया। आगे कुछ और बलबन की उपलब्धियां देख लेते हैं बलबन के विषय में। तो बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है, ठीक है। तो ये सैन्य विभाग था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। सीमा क्षेत्र में स्थित किलों का पुनर्निर्माण करवाया। आयोग और वृद्ध सैनिकों को उसने क्या किया, पेंशन देकर पदमुक्त कर दिया, ठीक है। अपने सैनिकों के वेतन का भुगतान उसने नगद कर दिया। सिजदा और पाबोस का प्रचलन अनिवार्य बना दिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो और दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहले बात तो ये कि सेना का नगद वेतन का भुगतान सबसे पहले किसने किया, तो बलबन ने किया। फिर सिजदा और पाबोस का प्रथा का किसने प्रचलन कराया था, तो ये बलबन द्वारा प्रचलन किया गया था। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ कराया था, ये भी बलबन ने प्रारंभ कराया था। अपने विरोधियों के प्रति जो उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, तो आपको ध्यान रखना है कि बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके बाद देखते हैं राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। उसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, सुल्तान जिल्ले इलाही होता है, ठीक है। तो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में किसने व्याख्या की है, ये बलबन द्वारा कहा गया है। उच्च कुल और निम्न कुल के व्यक्तियों के बीच में अंतर विस्थापित बलबन ने किया। अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर उसने सजाया। कुरान के नियमों का शासन का आधार बनाया। तो शासन का आधार क्या था, कुरान के नियम थे। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया और उनके नाम के खुतबे पढ़े। दिन में 5 बार जो ये था नमाज पढ़ता था। सुल्तान बनने के बाद उसने शराब और भोग विलास को त्याग दिया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे, अमीर खुसरो रहते। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों रहते थे।
प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं चिकित्सा मौलाना हमीदुन मुतरिज बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन ने खुद को अफरसियाब का वंशज बताया है। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में भी सफल रहा। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? निष्पक्ष थी। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसके किसको जाता है? गुप्तचर विभाग को जाता है। तो उसे गुप्त सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती थी, जल्दी प्राप्त होती थी, यही उसकी सफलता का प्रमुख आधार था। कैकूबाद जो है इसके बलबन के बाद बैठा 1287 से 1290 ईस्वी के मध्य। बलबन के उत्तराधिकारी के रूप में कैकूबाद ने दिल्ली की गद्दी पर 1287 ईस्वी में आसीन हुआ। कैकूबाद का सेनापति था गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, कैकूबाद लकवा से मरा और कैकूबाद अत्यंत विलासी और कामुक व्यक्ति था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन क्यूमर्स हुआ। ठीक है, तो अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसके बाद गुलाम वंश का पतन हो गया और उत्पन्न हुआ खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश की स्थापना हुई गुलाम वंश के बाद में। तो अब हम देखते हैं खिलजी वंश कब से कब तक रहा। तो 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य में खिलजी वंश का शासन रहा। अब खिलजी वंश ये थे कौन? खिलजी जो थे अफगानिस्तान की एक हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्र में रहने वाली एक जाति थी। और इसमें जो शासक हुए वो कौन कौन से हुए? खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी हुआ, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हुआ, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक हुआ। इसमें से भी अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खोरी को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नाम क्या था? मलिक फिरोज था। खिलजी जो थे सर्वहारा वर्ग के थे। खिलजी शासकों ने प्रशासन में धर्म और उलेमा के महत्व को अस्वीकार कर दिया था। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था। जलालुद्दीन ने अपने पुत्रों को खान खाना, अरकली खां, कद्र खां की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी गई। ठीक है, तो अब हम महत्वपूर्ण शासक खिलजी वंश का देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी था 1296 से 1316 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरशास्प था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया था। प्रारंभिक सफलता के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। और ये अलाउद्दीन खिलजी का एक और सपना था कि वो सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। तो लेकिन उसके बाद में उसके दरबारियों मंत्रियों ने उसे समझाया था कि अभी समय नहीं है, तो उसने ये जो त्याग दी, लेकिन उसने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन ने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म स्थापित करने का विचार दिल्ली के कोतवाल उलाउल मुल्क से के कहने पर त्याग दिया। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने मद निषेध यानी कि मदपान जो शराब होता है उसको, जुआ खेलने को और भांग खाने पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अमीरों पर प्रतिबंध हेतु अलाउद्दीन ने 4 आदेश जारी किए। ठीक है, तो ये कौन थे? गुजरात के बघेल राजा। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात के बघेल राजा कर्णदेव को उसने पराजित कर अलाउद्दीन ने उसकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली थी। ठीक है, अलाउद्दीन का पहला अभियान हुआ था गुजरात पर 1298 ईस्वी बघेल शासक राय कर्णदेव पर ही। ठीक है, तो इनके पर ही हमला किया था और इनको मारकर उसने इनकी पत्नी के साथ विवाह कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान जो है वो सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत में जो रहा। पहले उसने गुजरात पर हमला किया, गुजरात के बाद उसने रणथंभौर पर अपना विजय अभियान किया, फिर रणथंभौर से उसने चित्तौड़ पर विजय अभियान किया, फिर चित्तौड़ के बाद मालवा पर उसने विजय अभियान किया, उसके बाद धार पर, फिर उसके बाद चंदेरी पर, फिर सिवाना पर, फिर जालौर पर। हालांकि आपको इतने सारे याद नहीं रखने हैं, बस आपको बस देखना है। फिर दक्षिण का आप याद रख सकते हैं क्योंकि कभी हो सकता पूछा है, क्योंकि उसकी दक्षिण विजय जो अभियान है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसने कौन सा अभियान किया था? देवगिरी का अभियान, फिर उसके बाद वारंगल का अभियान हुआ, फिर द्वार समुद्र का, फिर मालाबार का।
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, तो दक्षिण भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान रहे हैं, विजय अभियान, तो उसमें सबसे पहले देवगिरी पर हुआ था। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन की मंत्रिपरिषद के विषय में देख लेते हैं। तो दीवाने वजारत किसको कहते थे? ये वजीर जो होता था उसको कहा जाता था। इसके बाद दीवाने इंशा कहा जाता था, शाही आदेशों का पालन करवाने वाला था, ठीक है, करवाना होता था इसको। दीवाने इंशा क्या काम करता था? ये शाही आदेशों का पालन करवाता था। फिर दीवाने आरिस कौन होता था? ये सैन्य का मंत्री होता था, सेना का मंत्री होता था। फिर दीवाने रसालत का होता था, ये विदेशी विभाग का मंत्री होता था। आगे देखते हैं, गुजरात अभियान में नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक ए नायाब बना दिया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को ही भेजा था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर लगभग 35 दिनों तक शासक रहा। मलिक काफूर के सेनापति रहते हुए देवगिरी का, वारंगल का, द्वार समुद्र का और मालाबार एवं मदुरा की महत्वपूर्ण विजयें प्राप्त की। प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के शासक थे, ने संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। तो सबसे पहले कोहिनूर हीरा जो चर्चा में आया वो यहीं पे आया, प्रताप रुद्रदेव द्वारा, जो कि वारंगल के शासक ने उन्होंने दिया था। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये राणा रतन सिंह था, ठीक है, जिनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। वो कहानी आप लोग जानते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि राणा रतन सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक थे। फिर मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम अपने पुत्र खिज खां के नाम पर रख दिया था। क्या नाम रखा था? खिजराबाद। अलाउद्दीन को अपने शासनकाल में मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन ने सीरी को अपनी राजधानी भी बनाया। किरान उस्तादैन की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किरान उस्तादैन किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। वैसे अभी हम सल्तनत काल से संबंधित जितने भी रचनाकार हुए हैं उन सबकी लिस्ट अभी देखेंगे। फिर हम देखते हैं आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग दीवाने रियासत की स्थापना किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय का उच्चतम न्यायाधीश सुल्तान होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में पुलिस विभाग का प्रमुख कौन होता था? ये कोतवाल होता था। सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन ने ही करी थी। स्थायी सेना और दाग और महाली तथा सैनिकों को नकद वेतन देने की जो प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। तो स्थायी सेना रखने की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। और घोड़ों को जो दागने की प्रथा थी जिसमें मोहर लगाई जाती थी वो महाली तथा सैनिकों को नकद वेतन की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की प्रमुख फैक्ट है जो कि बाजार नियंत्रण है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न अक्सर बाजार नियंत्रण से संबंधित आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार का अधीक्षक कौन होता था? शहनाए मंडी होता था। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स लूट जो कि धन होता था, खम्स कहते थे उसको, में सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया? 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। तो अगर 4 हिस्सा मिला है तो उसमें से 3 सुल्तान को जाता था। फिर वो पैदावार का 50% जो था ये खराज वसूलता था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए क्या किया कि कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने के आदेश दिए। तो काफ़ी सख्ती अपनाई व्यापारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं बाजार नियंत्रण के संबंध में देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले जो नवीन पद थे वो कौन कौन से थे? जैसे दीवाने रियासत बनाया। ये क्या होता था? ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। तो ये कौन काम करता था? दीवाने रियासत ये काम करता था। उसके बाद शहनाई मंडी का पद बनाया। ये क्या होता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, ठीक है। फिर उसके बाद बरीद होता था, बाजार के अंदर में घूम घूम कर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्यान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी जो था ये वस्तुओं का परमिट जारी करता था। शहनाई मंडी जो होता था यहाँ खादानों की बिक्री हेतु लाया जाता था।
सराय एदल क्या होती थी, यहाँ पर जो है वस्त्र, शक्कर और जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। तो दो प्रकार की मंडी थी, एक तो शहनाई मंडी थी जिसमें खादानों की बिक्री हेतु खादानों मतलब खाद्य पदार्थों को लाया जाता था बिक्री होते, और सराय अदल जो थी यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जो है वो हमें किससे मिलती है, जियाउद्दीन बरनी की रचना मिलती है, तारीख़े फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। रेहला जो है ये किसकी है, इब्न बतूता की रचना है। हालांकि अभी हम लिस्ट फॉर्म में अभी देखेंगे आगे। ये इस्लामी की कृति कौन सी है, ये फुतूह सलातीन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब जो था ये सेंसर होता था, और नाजिब जो था ये नाप तौल का अधिकारी होता था। कि इसकी भूमिका कैसी होती थी, महत्वपूर्ण होती थी। किस प्रकार के मूल्य नियंत्रण को, वस्तुओं के जो मूल्य होता था उस पर कंट्रोलिंग रखने के लिए नाजिर और मुहतसिब की बहुत अच्छी भूमिका होती थी, महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। कौन कौन से कर थे, पहला था चराई कर, दूसरा था गड़ी कर। तो चराई कर होता था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और उसका गड़ी कर वो होता था जिसमें घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो ये 2 प्रकार के नवीन कर जो नए कर थे उनका सृजन अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को संरक्षण दिया। तो किनको किनको दिया था, अमीर खुसरो को भी दिया था और अमीर हसन देहलवी को भी दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी के वक्त मंगोल के लगभग 6 आक्रमण हुए। जमेयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, खजार खंबा, ये सब है अलाउद्दीन खिलजी का द्वारा निर्माण कराया गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा इसमें से इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये किसने बनवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। अलाई दरवाज़ा जो था ये इस्लामी वास्तुकला का एक रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। घोड़ा दागने को, सैनिक का हुलिया लिखने की जो प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो घोड़े को दागा जाता था, घोड़े पे मोहर बनती थी और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की प्रमुख काम थे। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के मरणोपरांत उसके नवजात पुत्र शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर उसका संरक्षक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान बताया है। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी प्रमुख उपाधियां प्रदान की हैं। अलाई दरवाज़ा जो था ये अलाउद्दीन द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन के बाद कौन बैठा गद्दी पर, मुबारक शाह खिलजी। ये बैठा 1316 से 1320 ईस्वी के मध्य में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे जो थे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, तो ये भोग विलासी व्यक्ति था। मुबारक खिलजी जो था कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक के जो खिलजी था ये कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खिलजी ने खलीफा के आदेश को नहीं माना था। मुबारक खिलजी जो था स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। मुबारक खिलजी ने अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल लह उपाधि धारण की थी। बरनी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। मुबारक के वजीर खुसरो खां जो थे 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी, ठीक है। खुसरो खां की हत्या के बाद गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने की हत्या जो की थी, किसने की थी, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने। खुसरो खां ने पैगंबर को सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, पैगंबर का सेनापति अपने आप को समझता था। फिर इसके बाद खिलजी वंश का समापन हुआ और तुगलक वंश की नींव पड़ी। तो तुगलक वंश की नींव किसने डाली थी, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक इसका प्रथम शासक हुआ। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक हुआ और फिर कुछ छोटे मोटे अन्य शासक तुगलक वंश में हुए। तो सबसे पहले हम गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल रहा। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने 8
सितंबर 1320 ईस्वी में। तो इतना कोई डेट नहीं आपको याद रखनी, बस मोटे मोटे फैक्ट्स याद रखने हैं। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक था, जिसे तुगलक गाजी था भी कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों आक्रमण का सामना किया और उनको विफल भी किया। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की सेना में गिज, तुर्क, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रूमी, खुरासानी और मेवाती वर्ग के लोग शामिल थे। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को क्या किया? पुनः वापस लौटा दिया। अफगानपुर के लकड़ी के महल को गयासुद्दीन के पुत्र जौना खां ने बनवाया था। मृत्यु से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर भी स्थापित करवाया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो छप्पन कोट के जो है वो क्या है? एक दुर्ग है, और ये कहाँ था? तुगलकाबाद में था। ठीक है। इसके बाद रोमन शैली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन ने बसाया था। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो दिल्ली में रहते थे, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली के समीप अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित स्वागत महल के धराशायी होने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और यह किसने करवाया था? ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बाद में गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि जौना खां इसका वास्तविक नाम था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये कैसा था? सर्वाधिक शिक्षित था और विद्वान था और योग्य भी था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है, जैसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और परोपकारी। इस तरह के उसके नाम के साथ कुछ संज्ञाएं जुड़ी हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक जो था ये कौन था? मौलाना गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायब यानी बारपक पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था साम्राज्य था इसका 23 प्रांतों में बटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्र में, जो दोआब का क्षेत्र होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो दोआब के क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि करने की प्रथम योजना लागू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी हम इसको लिस्ट फॉर्म में देखेंगे। दीवाने कोही विभाग जो था एक कृषि से संबंधित विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दिल्ली से राजधानी बदलकर इसने देवगिरी के मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। देवगिरी ले गया था राजधानी परिवर्तित करके। देवगिरी का नया नाम इसने क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली वापस लाया 1335 ईस्वी में। अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता कब आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने किताबुल रहला यानी रहला नाम से लिखी। अपने इसमें इन्होंने जो लिखा है वो यात्रा का विवरण लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो बर्नी थे, बर्नी जियाउद्दीन बर्नी, उनके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रमुख योजनाओं को विशेष रूप से उल्लेखित किया था। अब ये योजनाएं जो हैं अक्सर परीक्षाओं में यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछी जाती हैं कि कभी कभी क्रम पूछ लेता है किस क्रम से उसने लागू किया था, या फिर कभी कभी ये योजना ही पूछ लेता। तो सबसे पहले जो उसकी योजना लागू हुई थी वो देखेंगे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि थी। 1326 से 1327 ईस्वी के मध्य लागू की थी। दोआब क्षेत्र वो होता है जो दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले इस योजना को लागू करा, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने कर क्षेत्र में वृद्धि की वहाँ पर अकाल पड़ गया, वहाँ पर सूखा पड़ गया, तो फसल उतनी पैदावार हुई नहीं जितनी उसने कर में वृद्धि की थी। तो यहाँ पर उसको ये नुकसान उठाना पड़ा। तो ये योजना उसकी असफल हो गई। फिर देवगिरी को राजधानी उसने बनाया, तो वो जो था वो मंगोलों आक्रमण से बहुत परेशान था, तो उसने राजधानी जो है देवगिरी ले गया, जिसका नाम उसने बाद में दौलताबाद रखा। तो दिल्ली से सबको पकड़ के वो देवगिरी तक ले गया, लेकिन वहाँ पे भी राजधानी वो चला नहीं सका और उसको बाद में ये योजना भी उसकी असफल हुई और उसको पुनः दिल्ली वापस राजधानी को परिवर्तित करना पड़ा। इसके बाद उसने सांकेतिक मुद्रा जारी की।
तो 1329-1330 ईस्वी में, तो ये भी उसकी योजना असफल रही और सांकेतिक मुद्रा जो उसने जारी की उसकी बहुत बड़ी मात्रा में नकली मुद्रा बनने लगी, जिससे उसकी ये योजना भी असफल हो गई। खुरासान पर आक्रमण का उसने योजना बनाई, उसके बाद उसने कराचिल की ओर अभियान भी किया, लेकिन ये दोनों ही योजनाएं उसकी पूर्णतः असफल हो गईं। इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख, दिल्ली के सुल्तानों को में मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों और मुख्यतः होली में भाग लेता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए थे। तो उसने जो अभी हमने बात की सांकेतिक मुद्रा के रूप में जो उसने सिक्के चलवाए थे, तो फरिश्ता जो रचनाकार हैं, जो लेखक थे, उन्होंने बताया है कि कांसा था उनकी सांकेतिक मुद्रा, लेकिन बरनी के अनुसार तांबे की सांकेतिक मुद्रा थी। तो ये सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के टकों के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा की संज्ञा भी दी थी। अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत में आए। तो आपको ध्यान रखना इब्न बतूता कहाँ का था, ये मोरक्को का निवासी था और ये इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में कहाँ भेज दिया, चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है जिसमें उसने यात्रा और मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन की बात बताई है, डाक चौकियों की स्थापना के विषय में लिखा है, यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी को जो है नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। उसके निधन पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल क्षेत्र में हो गई थी। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो उसके इतने ज़्यादा प्रयोग उसने अपने शासनकाल में रहते हुए किए जिससे जनता जो थी उसके इन नवीन व्यवस्थाओं से ऊब गई थी। तो इसी लिए जो है बदायूनी ने उसकी मृत्यु के बाद ऐसा लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत यानी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो दक्षिण के जो राज्यों में जो विजयनगर जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुई थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक जो था शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है, वह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। महमूद बिन तुगलक जो था ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया होगा, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। राजमुद्री के अभिलेखों में जौना खां यानी उलूग खां को दुनिया का क्या कहा गया, दुनिया का खान की उपाधि दी गई है, दुनिया का खान कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 के बीच में शासक रहा। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, थट्टा में हुआ था, थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 में। ठीक है, पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में फिर हुआ अगस्त 1351 में। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक जो था मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक की माँ बीबी जोयला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तट्टा में, जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में ध्वस्त करवाया था। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर भी जो था जिसको भी क्षति फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1361 ईस्वी में पहुँचाई गई। इसने ज्वालामुखी जो मंदिर था उसके पुस्तकालय से कुछ ग्रंथ, लगभग 1300 ग्रंथ जो लूटे गए, उनको फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद भी करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। फिरोज शाह तुगलक सिर्फ 4 प्रकार के खराज, लगान, खम्स जो युद्ध के लूट में माल से संबंधित जो होता था, जजिया और जकात नामक कर को वसूल करने का आदेश दिया। उलेमाओं के आदेश पर फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर यानी उपज का 10वां नामक नया कर चलाया था। तो सिंचाई कर जो था इसने चलवाया।
फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधाओं के लिए 5 लंबी नहर बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बाग लगवाए थे। सुल्तान फिरोज ने लगभग 300 नए नगर की स्थापना की। फिरोज इसमें प्रमुख जो हैं आपके फिरोज़ाबाद है, हिसार है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर है नामक नए नगरों को फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। फिरोज शाह तुगलक का सबसे ज़्यादा जो था वो पसंद था फिरोजाबाद नगर पसंद था। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ लाकर दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित कराए थे। फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य इसने क्या था कि इसने रोजगार दफ्तर भी खुलवाया था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसे कहा जाता था दीवाने खैरात। ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की, ये भी इम्पोर्टेंट है। दासों के लिए क्या खुलवाया था? दीवाने बंदगान। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक अगर दासों की संख्या किसी के समय थी तो वो फिरोज शाह तुगलक के ही समय थी। ये लगभग 1,80,000 तक माना जाता है कि दास थे उस वक्त। सैनिकों का वेतन जो था ये जागीर के रूप में दिया जाता था। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया गया। हिंदुओं को जिम्मी कहा गया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। लगभग 13 मकतब एवं मदरसों की स्थापना इसने करवाई। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, फुतुहात फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज की है। ये इसकी आत्मकथा है इसने जियाउद्दीन बरनी और शमसे सिराज अफीफ को अपना संरक्षण दिया। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों को इसने जो अनुवाद करवाया वो कहलाता था दलियाते फिरोज शाही नाम से इसने अनुवाद करवाया। उसने तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिसे अद्धा और बिग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अद्धा और बिग किसके सिक्के थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय चले तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपना शासगनी यानी 6 जीतल का नामक सिक्का भी चलाया। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के कोटला फिरोज शाह दुर्ग का भी निर्माण कराया था। फिरोज शाह के पुत्र नसीरुद्दीन ने दिल्ली से और नुसरत शाह ने फिरोजाबाद से शासन का संचालन किया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 1388 ईस्वी में। ठीक है, तो फिरोज शाह के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। हेनरी एलियट और एलिफेस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा है। तो सल्तनत युग अकबर की उपाधि किसे दी गई है? फिरोज शाह तुगलक को दी गई है। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया था। ठीक है, तो तैमूर ने आक्रमण कब किया था? तैमूर लंगा आपने सुना होगा, इसने आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद के समय। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद 1412 ईस्वी में था। मलिक सरवर नामक हिजरे ने जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ये हुआ नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन जो था ये दिल्ली से पालन तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन के समय ही मालिकुशर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर तुगलक वंश के बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश की नींव पड़ी। तो सैयद वंश में जो प्रमुख शासक हैं खिजरां है, मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह है और अलाउद्दीन आलम शाह है। तो इनको हम देख लेंगे, महत्वपूर्ण से देखेंगे जो कि परीक्षा के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो सैयद वंश की कब तक रहा? ये 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य में रहा। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ये खिजर खां ने 1414 ईस्वी में की थी। खिजर खां 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। खिजर खां ने अपने तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। खिजर खां अपने को बताता था, तैमूर के लड़के जो शाहरुख था उसका अपना प्रतिनिधि बताता था कि मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिजर खां का उत्तराधिकारी कौन था? ये मुबारक शाह हुआ। खिजर खां को नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। ठीक है, खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाही ने 1414 से 1433 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था।
इसकी पुस्तक कौन सी थी? तारीख मुबारक शाही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुस्तक यहिया बिन अहमद की कौन सी थी? तारीख मुबारक शाही, जिसमें सैयद वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ये मुबारक शाह ने की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का राजर्षय भी प्राप्त था। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद की रचना है, यह भी हम बता चुके हैं। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खान। मोहम्मद शाह के बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी और अपने पुत्र कहकर पुकारा। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1443 से 1451 तक शासन रहा, जिसका सैयद वंश ने करीब 37 वर्षों तक शासन करा। इस सैयद वंश के बाद में अंत में आया फिर लोधी वंश। तो लोधी वंश के प्रमुख शासक देख लेते हैं। इसमें बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था और अंत में इब्राहिम लोधी था। तो इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। लोधी वंश से संबंधित 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य में इसका शासन रहा। सबसे पहले बहलोल लोधी का शासन रहा। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? लोधी था। ठीक है, तो अगर आप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम अफगान राज्य किसका था? दिल्ली सल्तनत में कौन सा अफगान राज्य था? तो सही लोधी वंश था। और इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के गिजलई कबीले की एक शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था। वो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली में सिंहासन पर बैठा। जौनपुर को एक बार फिर दिल्ली में बहलोल लोधी ने ही शामिल किया था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। मकसदे अली। बहलोल लोधी द्वारा बहलोली सिक्के जलाए गए। ठीक है, बहलोल लोधी के पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोधी था। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही जाता है। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? ये निजाम खां था, जो 17 जुलाई 1479 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद देख लेते हैं सिकंदर लोधी के विषय में। 1479 से 1517 ईस्वी के मध्य में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था। जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को पराजित कर सिकंदर लोधी ने बिहार और तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव डाली। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। तो आपको ये ध्यान रखना कि आगरा को राजधानी किसने बनाया था? ये सिकंदर लोधी ने बनवाया था। तो आगरा राजधानी सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनी। फिर गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने का वाला कौन सा सुल्तान था? ये सिकंदर लोधी ही था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। सिकंदर लोधी ने भूमि पैमाने के लिए गज सिकंदरी पैमाना भी जारी किया। सिकंदर लोधी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तुड़वाकर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए भी दे दिया था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। कुतुब मीनार का निर्माण का ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। योजना अनुसार इनकी 4 मंजिलें बनाई जानी थी, लेकिन जिनकी ऊंचाई 225 फीट निर्धारित थी। ऐबक ने इसकी एक ही मंजिल बनवा सका और शेष कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर बिजली गिरी और इसके क्षतिग्रस्त होने से चौथी मंजिल को तोड़कर इसकी जगह पर 2 और मंजिलें बनवा दी गई थी। अब हम देख लेते हैं सिकंदर लोधी के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई और अब इसकी ऊंचाई है 234 फीट। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी बनाई थी आगरा में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का अंतिम जो मरम्मत करवाई सिकंदर लोधी ने करवाई थी। सिकंदर लोधी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ फहरंगे सिकंदरी नामक का नाम से एक अनुवाद किया। किसका? आयुर्वेद ग्रंथ का अनुवाद किया। फहरंगे सिकंदरी उसका नाम दिया। सिकंदरी लोधी ने कहा कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा लेंगे जाएंगे। और ठीक है, तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था अपने सरदारों पर और अपने सरदारों को बहुत मानता भी था। गुल्लुखी शीर्षक से फारसी कविताएं किसने लिखी थी? ये सिकंदर लोधी ने ही लिखी थी। व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए सिकंदर लोधी जो था दाढ़ी नहीं रखता था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह जो था वो आगरा के सिंहासन पर बैठा, चूँकि अब सिकंदर लोधी के समय में आगरा ही राजधानी थी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल देख लेते। 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य में रहा और सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी हुआ।
बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण जो था ये किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खान लोधी द्वारा दिया गया था एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य में जो युद्ध हुआ वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा डेट को याद रखिए। ये युद्ध कहलाता है पानीपत का मैदान में हुआ था, पानीपत का युद्ध कहलाता है। बाबर की विजय इसमें हुई थी। सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी 22 अप्रैल 1500 दिल्ली पर बैठा था। यही लोधी वंश का अंतिम भी शासक था। फिर बाबर ने इसको मारकर मुगल वंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो ये भी आपको याद ध्यान रखना है कि पूरे सल्तनत काल में जो सुल्तान जो मारा गया है वो इब्राहिम लोधी युद्ध क्षेत्र में मारा गया है। उसकी मृत्यु के साथ ही लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का ही अंत हो गया। अब इसके बाद हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था देख लेते हैं कि किस तरह की उस टाइम पे शासन व्यवस्था थी। तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देख लेते हैं। सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये कैसी थी? इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? ये सुल्तान होता था। बलबन और अलाउद्दीन के समय जो थे अमीर जो थे प्रभावहीन हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? ये सुल्तान ही होता था। अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा? जब लोधी वंश का शासनकाल आया। मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत भी कहा जाता था। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद कहलाती थी सल्तनत काल में मजलिसे खलवत। अब हम कुछ मंत्री देख लेते हैं और उनसे संबंधित विभाग देख लेते हैं। जैसे वजीर जो होता था जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ जो था ये मुशरिफ मुमालिक ये महालेखाकार होता था। ये प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त जो आय होती थी उसका लेखा जोखा रखता था। फिर मजम आदर जो थे ये थे उधार दिए गए धन का हिसाब रखते थे। खजीन जो था ये कोषाध्यक्ष होता था। आरिज ए मुमालिक जो था ये दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद ए उस सुदूर जो था धन विभाग और दान विभाग का प्रमुख था। काजी उस कजात जो था सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद मुमालिक कौन होता था? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील दर कौन होता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल करता था। दीवाने खैरात ये होता था दान विभाग से संबंधित। दीवाने बंदगान दास विभाग से संबंधित। दीवाने इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग का था। इसमें से दो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पूर्व परीक्षाओं में, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। इसके बाद हम कुछ विभाग देख लेते हैं और उन विभागों को किस सुल्तान ने बनाया इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीवाने मुस्तखराज यानी वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन ने की थी। फिर दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग कहलाता था, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके बाद आता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, दीवाने बंदगान जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की, फिर दीवाने खैरात की स्थापना की और इस्तिहाक की दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की। इसमें से आप देखेंगे तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो मुस्तखराज पूछा जा चुका है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। तो दीवाने को ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया। और दीवाने अर्ज भी जो कि सैन्य विभाग था बलबन द्वारा बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं कुछ दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग और उनके कार्य देख लेते हैं। जैसे दीवाने वजारत की भी हमने बात की, जो वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। तो ये दीवाने वजारत किससे संबंधित था? ये वित्त विभाग से संबंधित था। इसी प्रकार दीवाने अर्ज जो था ये किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग से संबंधित होता था। दीवाने इंशा जो था ये पत्राचार का विभाग था। दीवाने रसालत ये कौन सा था? ये विदेशी विभाग था। रसालत जो था वो विदेश विभाग था। फिर दीवाने खरात, जैसे खरात नाम ही से लग रहा है तो ये दयान विभाग से संबंधित था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया। दीवाने बंदगान जो था दासों का विभाग था, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। दीवाने इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। इस्तिहाक पेंशन से संबंधित विभाग था। फिर दीवाने वकूफ़ जो था ये व्यय विभाग था। और दीवाने रियासत ये बाजार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग था। इसके बाद हम राजधानी और दिल्ली का प्रशासन कौन करता था? एक कोतवाल करता था जो न्यायिक और पुलिस विभाग का कार्य करता था। मुत्तसिब जो प्रजा के सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था। मुत्तसिब कौन होता था? ये प्रजा पर नियंत्रण, सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था और नैतिक नियमों को क्रियान्वित करवाता था। दिल्ली सल्तनत में एकताओं में भक्त थी।
ठीक है। इक्ता का प्रधान जो होता था ये वली, मुफ्ती और अथवा इक़्तिदार कहलाता था। इक्ताएँ अथवा प्रांत, इक्ताओं को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। ये क्या होते थे? छोटे छोटे जिलों में विभक्त होते थे जिनको शिक कहा जाता था। शिक का शासक कौन होता था? शिकदार होता था। शिक परगनों में विभक्त था, फिर शिक भी विभक्त था बाद में परगनों में। तो परगनों में आमिल और मुंसिफ जो थे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? सल्तनत काल में ग्राम थी। ग्राम जो था गाँव के मुख्य अधिकारी पटवारी कहलाते थे। चौधरी खुद मुकद्दम थे, ठीक है, तो शासन को लगान वसूल करने में सहायता प्रदान करते थे। जैसे इक्ता था सबसे बड़ा, फिर उसके बाद शिक था, शिक के बाद परगना था, परगना के बाद ग्राम था, ठीक है। तो इस तरह जो था इनका ये बटा हुआ था। इकाइयाँ जो इनके प्रशासन की इकाइयाँ थी वो इस प्रकार थी। और खालसा के प्रभारी सेना कहलाते थे। सल्तनतकाली सैन्य संगठन मुख्तयार तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन का भी श्रेय दिया जाता है। अब बरनी के अनुसार कुछ सल्तनत काल में जो सेना का वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे सरखेल जो होता था ये 10 घुड़सवारों का प्रधान होता था। फिर इसके नीचे जो होता था सिपाह सलार होता था जो कि 10 सरखेलों का प्रधान होता था, ठीक है। तो इसके ऊपर होता था 10 सरखेलों का प्रधान होता था। 10 सरखेल के जिसके अंडर में होते थे वो सिपा सलार कहलाता था। फिर 10 सिपा सलार जिसके अंडर में होते थे वो अमीर कहलाता था। फिर जो 10 अमीर जिसके प्रधान 10 अमीरों का प्रधान जो होता था उसको मलिक कहते थे। फिर 10 मलिकों का भी जो प्रधान होता था उसको खान कहते थे। फिर इन सभी खानों का जो प्रधान होता था जो कि सर्वोच्च सेनापति होता था इसको क्या कहते थे? इसको सुल्तान कहते थे, ठीक है। तो सरखेल से ऊपर सिपा सलार से ऊपर अमीर, फिर मलिक, फिर खान और अंत में सुल्तान। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित कराई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने सैनिकों का वेतन के बदले इक्ता प्रदान की थी। इस्लामी कानून को विधिवेत्ता मुजतहिद कहलाते थे। सल्तनत काल में मुकदमों का निर्णय काजी और मुफ्ती की सहायता से किया जाता था। सल्तनत काल के कुछ मुस्लिम कानून देख लेते हैं। तो 4 स्रोत थे जिनके आधार पर कानून का शासन होता था। तो सबसे पहले कुरान को आधार था। मुस्लिम कानूनों का ये प्रमुख स्रोत होता था जो कि सल्तनत कालीन व्यवस्था का प्रमुख आधार था। फिर उसके बाद हदीस होता था जिसमें पैगंबर के कथनों और कार्यों का उल्लेख है। इसके बाद इजमा होता था जिसमें मुजतहिद द्वारा व्याख्या की गया कानून होता था। फिर कयास होता था जिसमें तर्क और विश्लेषण के आधार पर जो कानूनों की व्याख्या होती थी उसमें था। तो ये 4 स्रोत थे सल्तनत काल में मुस्लिम कानूनों के आधार थे जिनके आधार पर पूरे प्रशासन चलाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं सल्तनत काल के 5 प्रकार के कर कौन से लगाए जाते थे सल्तनत काल में। तो उर्श लगाया जाता था, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था, मुसलमानों से लिया जाता था। फिर खराज होता था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, धार्मिक कर होता था, ये धार्मिक कर होता था। फिर खम्स लिया जाता था, ये लूट का धन होता था। खानों और भूमि के गड्ढे में गड़े हुए जो खजाने मिलते थे तो उसमें सुल्तान का और शासन का हिस्सा रहता था तो उसे खम्स कहते थे। फिर जक़ात जो होता था मुसलमानों पर एक धार्मिक कर था वो था। तो जैसे खराज जो था ये गैर मुसलमानों पे था, वही जक़ात जो था मुसलमानों पर धार्मिक कर था। फिर जजिया होता था, ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं खम्स वही लूटे हुए धन और खानों भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों और खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इक्ता प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। ये यहाँ पे ऐसे फैक्ट देख रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब इसमें फिरोज शाह तुगलक का भी देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक इक्ताएँ प्रदान की गई थी। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और सबसे ज़्यादा इक्ताएँ दी किसने? ये फिरोज तुगलक ने दी। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण जो था ये बटाई, मसाहत और मुक्ताई द्वारा किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व को बकाया की वसूली हेतु वजारत के अंतर्गत मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की, ठीक है। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश हेतु क्या किया? गजे सिकंदरी की स्थापित किया था, ठीक है। तो भूमि की पैमाइश के लिए इसने गजे सिकंदरी चलाई। सल्तनत काल में कर जो था वो नगद और अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था। तो जिसको नगद देना होता था मुद्रा के रूप में देता था, जिसको अनाज के रूप में देना होता था वो अनाज के रूप में देता था। सल्तनत काल में राज्य की आय जो थी वो प्रमुख थी, कृषि की सर्वाधिक योगदान था। राहट का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में हुआ। ये यंत्र होते राहट और घंटी यंत्र। भारत में चरखे का प्रादुर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदुस्तान में लोधी शासक स्वयं ही व्यापारी थे।
4 पहियों वाले रथ और इक्के का उल्लेख जो है सल्तनत काल में मिलता है। इब्न बतूता एवं मार्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करते हैं। कौन लोग करते हैं? इब्न बतूता और मार्को पोलो दोनों ने ही बताया है घोड़ों के विषय में कि ये घोड़े जो हैं तुर्किस्तान और ईरान से लाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सल्तनत काल में निर्यात की वस्तुओं में लोहा था, सूती वस्त्र था, नील था, जड़ी बूटियाँ थी, मसाले थे, शक्कर थे। ये सब क्या होता था? ये निर्यात किया जाता था, यानी बाहर भेजा जाता था। फिर सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के प्रचलित करवाए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है, उसी ने प्रारंभ कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का नया सिक्का यानी दिनार चालू, उसको दिनार कहा जाता था, और चांदी का जो सिक्का था उसको अदली कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने अद्धा और बिक नामक क्रमशः आधे और चौथाई के जीतल के तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के प्रचलित कराए थे। तो अद्धा और बिक किसके सिक्के थे? ये फिरोज शाह तुगलक के थे। वहीं अगर हम तांबे का जीतल और चांदी के टके की बात करें तो ये इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए शुद्ध अरबी के सिक्के थे। उसके बाद हम तांबे के सिक्कों के सल्तनत काल में दिरहम भी कहा जाता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन क्या कहलाती थी? मंगलिक और अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो शुरुआत इक्ता प्रथा की किसने की थी? इल्तुतमिश ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इक्ता प्रथा को शुरू किया और सबसे ज़्यादा इक्ताएँ प्रदान की। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के जो घोड़े होते थे तुर्की घोड़े होते थे, अरब से होते थे और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः जो थे बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में कानून जो था वो कैसा था? शरीयत के हिसाब से चलता था। इसमें जो था कुरान और हदीस पर आधारित ये कुछ, ठीक है, तो कुरान और हदीस और शरीयत के आधार पे कानून था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिसमें कुरान था, हदीस था, इज्मा था और कयास था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। कहा गया है भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि कौन सी कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर क्या किया? खालसा भूमि में पूर्ववर्तित कर दिया था। देवल जो था सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं सल्तनत कालीन शिक्षा, साहित्य और कला के विषय में देख लेते हैं। सल्तनत काल में शिक्षा का प्रारंभ जो था ये बिस्मिल्लाह संस्कार से किया जाता था। अध्ययन और अध्यापन का माध्यम जो था कैसा था? अरबी भाषा थी। गाँव और नगरों में मस्जिद से संबद्ध मकतब होते थे जिनमें प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क रूप में दी जाती थी। सल्तनत काल में फारसी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू सभी प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। तो कव्वाली गायन किसका है? अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो को सितार और तबले का निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। तो सितार और तबले का निर्माण किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ एक थे गोपाल को अपने दरबार में आमंत्रित किया था और अमीर खुसरो को भी संरक्षण प्रदान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय संगीत रचना राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। सल्तनत काल में आरंभिक दौर में ही अलंकरण की संयुक्त विधि अरबस्क कहलाती थी। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी? कुव्वतुल इस्लाम थी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1197 ईस्वी में बनवाई गई थी। इसका निर्माण कब हुआ था? राय पिथौरा के किले के जहाँ पर था उसी स्थल पर, उसी किले पर ही ये मस्जिद बना दी गई। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन था? ये इल्तुतमिश माना जाता है। सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के 5वीं सदी में दिल्ली बसाई। उसमें एक महल की स्थापना की जो कि कोटला फिरोज शाह के नाम से भी विख्यात है। इसके सामने अशोक का स्तंभ है। सुल्तान ने इस विशाल स्तंभ को अम्बाला जिले के टोपरा गांव से लाकर यहाँ गड़वाया था। एक दूसरे स्तंभ को मेरठ के समीप से लाकर कुश्क ए शिकार महल के सामने गड़वाया। शिक्षा के विकास के लिए उसने एक विद्यालय की भी स्थापना की। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। जैसे तबकात नसरी, ठीक है, मिनहाजुस सिराज की रचना है,
ठीक है, तो ये किसकी रचना है, मिनहाज उस सिराज की। फिर तारीख़ मोहम्मदी जो है रचना है मोहम्मद बिन मोहम्मद बिहमद खान की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट उनको जो ध्यान रखिए, जैसे तबकात नसरी इम्पॉर्टेंट है, फतवा ए जहांगीरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये भी आपको ध्यान रखनी, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, इम्पॉर्टेंट है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही भी इम्पॉर्टेंट है, शम्स सिराज ये अफ़ीफ़ की है, ठीक है। ताज उल मासिर हसन निज़ामी की है। तहकीक हिंद किसकी है, अलबरूनी की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। तारीख़ सिंध किसकी है, ये मीर मोहम्मद मसूम की है। तारीख़ यामनी उतबी की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैन उल अकबर ये है अबू सईद की। खजाइन उल फतूह तुगलकनामा नूह सिपहसालार, तारीख़ अलाई, खजाइन फतूह, ये किसकी रचनाएं हैं, ये सब अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, तो इनको ध्यान रखना है। तारीख़ मुबारक शाही किसकी रचना है, यह्या बिन अहमद सरहिंदी की। तबकात अकबरी किसकी रचना है, निजामुद्दीन अहमद की। फतूह उल सलातीन किसकी है, ये ख्वाजा अबू मलिक इसामी की रचना है। किताब उल रहला जो है इब्न बतूता की है, तो आप इसको ऐसे रहला बस याद रखिए, रहला जो है वो इब्न बतूता की है। तारीख़ अलगीन अफ़गान किसकी है, अहमद यादगार की रचना है। फिर उसके बाद मखचन ए अफ़गानी किसकी है, निजामुद्दौला की रचना है। तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला की रचना है। बल उल बयान जो है काजी शिहाबुद्दीन दौलताबादी की रचना है। ब्रह्मसूत्र किसकी है, रामानुज की रचना है। शास्त्र दीपिका जो है कर्म मीमांसा, ये दोनों ही पार्थ सारथी की रचनाएं हैं। लुबाते उल अलवाब जवानी उल हिकायत व लवामी उल रिवायत, ये सब नूरुद्दीन की रचनाएं हैं। प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण कृष्णचरित, ये अगस्त की रचनाएं हैं। रुक्मणी कल्याण जो है विद्या चक्रवर्ती की रचना है। नरकासुर विजय मधान की रचना है, ठीक है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। पार्वती पढ़ने, ये वामन भट्ट बाण की रचना है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापति की रचना। शंकर विजय विद्यारण की रचना। हमीर महाकाव्य इंपॉर्टेंट है, नयचंद की रचना। नारायण विलास राजा विरूपाक्ष की। जामवती कल्याणन जो कि संस्कृत में लिखी गई है। अमुक्त माल्याद जो कि तेलुगु में लिखी गई है, कृष्णदेव की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयदेव की रचना है। हमीर मान मर्दन जयसिंह सूरी की रचना है। गंगा प्रताप विलास गंगाधर की रचना है। मृताक्षरा जो है इंपॉर्टेंट है और ये विज्ञानेश्वर की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रोपाध्याय की रचना है। हालांकि दिल्ली सल्तनत की जो है में नहीं आता है, लेकिन शुरुआती स्तर में है चंद्रोपाध्याय द्वारा, क्योंकि इसी के बाद ही जो है मोहम्मद गौरी आया और गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो चंद्रोपाध्याय की रचना है। हमीर रासो और हमीर महाकाव्य ये सारंगधर की रचना है। आलाखंड जो है जगनिक की रचना है। राजत रंगणी कल्हण की रचना है। द्वितीय राजत रंगणी है जोनाराज की रचना। तृतीय राजत रंगणी ये किसकी है, श्रीवास की रचना है। राजा विनोद उदयराज की रचना है। विजयपाल रासो नाथ सिंह द्वारा रचित है। बीसल देव रासो नरपति नालव द्वारा रचित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंदावत मुल्ला दाऊद की द्वारा रची गई। मेगावत जो है कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंझन की है। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। सुबह उल अशा किसकी है, शहाबुद्दीन कलशंदी की रचना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ सल्तनत काल में जो महिला शासक हुई, ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी महिला शासक हुई। जैसे रजिया सुल्तान हुई, तो रजिया सुल्तान का राज्य कौन सा था, दिल्ली था, और ये वंश कौन सा था, गुलाम वंश की शासन थी, और ये 1236 से 1240 ईस्वी में शासनकाल इसका रहा। इसी तरह रानी रुद्रामा भी थी, ठीक है, ये महिला शासक थी। ये कहाँ की थी, इनका राज्य था द्वार समुद्र। इनका वंश कौन सा था, ये काकतीय वंश की शासिका थी, और ये 1290 से 1291 ईस्वी में शासनकाल इनका रहा। मखदूम जहाँ एक थी, इनका जो था ये दक्षिण का जो बहमनी वंश था, राज्य था, वहाँ पे इनकी शासन था, बहमनी वंश से संबंधित थी। 1461 से 1469 ईस्वी में ये रही। फिर रानी दुर्गावती, ठीक है, अक्सर नाम सुना होगा, ये कहाँ का इनका राज था, गढ़कटंगा, ये गोंड साम्राज्य की गोंड वंश की रानी थी। 1560 से 1564 ईस्वी में इन्होंने अपना शासन चलाया। चांद बीबी सुल्ताना जो थी, ये अहमदनगर की राज्य इनका था और अहमद शाही वंश से संबंधित थी, और इन्होंने शासन किया 1595 से 1596 ईस्वी में। फिर बेगम बड़ी साहिबा एक थी, 1656 से 1663 ईस्वी तक, ये बीजापुर में इनका शासन था, और ये आदिल शाही वंश से संबंधित थी। फिर इसी प्रकार ताराबाई हुई 1700 से 1707 के, इसमें मराठा राज्य की थी, और ये भोसले वंश से संबंधित थी। तो ये कुछ महिला शासक थीं जो कि सल्तनत काल में शासिका के तौर पे इन्होंने शासन किया।
तो दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें कवर कर लिए गए जो आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसके बाद हमारा एक अन्य वीडियो आएगा जिसमें हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक